आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो इंटेंस मैथ रिवीजन का ये आपका लेक्चर 11 है। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखे तो उनको आप जरूर देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो शुरू करते बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिया है। तो ये आपके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इनसे आपका एक ट्रेंगल बनेगा। ठीक है, तो आपको इस ट्रेंगल का एरिया पूछा है। तो इसका एक फार्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वह फार्मूला आपको कैसे याद करना है। देखो, आपको सबसे पहले लिखना है हाफ, फिर आपको लगा देना है मॉड। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि भाई एरिया है तो वो आपका पॉजिटिव में ही आएगा। आपको यहाँ पे लिखना है x1, यहाँ पे प्लस x2 और यहाँ पे आपको लिखना है प्लस x3। ठीक है, यहाँ पे y माइनस वाई, वाई माइनस वाई और y माइनस वाई लिख दिए। अब देखो 1 2 3, फिर आपको इसको ऐसे ही पढ़ना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे आपका 1 आ चुका है, तो ये आपका 2 और 3, यहाँ पे 2 है तो फिर 3 और 1, फिर आपका 3 है तो फिर आप वापस आओगे 1 और 2। इस तरह से आपको फार्मूला याद करना, बहुत ही आसान सा फार्मूला है। अब ये x1 y2 y3 y x1 x2 x3 क्या है? तो ये सिंपली ये है, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है और ये आपका x3 और y3 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इजीली निकाल सकते हो इसका एरिया। इसका एरिया क्या आ जाएगा? हाफ, यहाँ पे x1 है मतलब -5, आपको साइन के साथ ही लेना है। y2 माइनस y3, तो 3 माइनस -2 आपका 5 हो जाएगा, प्लस x2 आपको 1 दिया है, y3 आपका -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। प्लस x3 आपका कितना दिया है? 2 दिया है, y1 माइनस y2 तो -2 -3 -5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो ये आपका 25 और आपका 10 35 -35 जो कि बाहर आके 35 हो जाएगा सिंपली। तो आपका यहाँ पे जो एरिया आ रहा है वह 17.5 आ रहा है। तो इस तरह से आपको करना है, काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे इसको याद करना है। ठीक है, तो ये आपका वही चीज़ लिखा है, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है। अच्छा जी, आपको पता है ना जी सेंट्रॉयड होता है। अच्छा, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y3 और x3 y3 दिया है, तो अगर मैं सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो क्या होगा? इसका सिंपल कोऑर्डिनेट्स होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये आपके सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अच्छा, सेंट्रॉयड से मुझे एक बात और याद आ रही है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है और जो आपका सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड इसको डिवाइड करता है। किस रेशियो में करता है? मैंने आपको बताया भी था कि सीसी के बीच में 1 आएगा और ये आपका 2 आ जाएगा, तो 2:1 में डिवाइड करेगा और ये आपके कोलिनियर होते हैं हमेशा। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो इसी पे बेस्ड आपका इस साल CHSL में एक क्वेश्चन आया था। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हमसे एरिया बताना है। हमें 3 लाइन के इक्वेशन दिया है, एक ये लाइन की इक्वेशन दिया है, एक ये लाइन की इक्वेशन दिया है और हमें x एक्सिस दिया। तो ये भी एक लाइन है जिसकी इक्वेशन होती है y = 0। तो ऊपर हमें कोऑर्डिनेट्स दिया था, यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशन दिया। तो कैसे करेंगे? देखो बेसिकली यहाँ पे 3 लाइन है, एक लाइन ये है मान लो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो ये आपके यहाँ पे कट करेंगे, तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कैसे निकालोगे? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकालने के लिए मैं सिंपल उस लाइन को सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हमें 2 लाइन दी है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके x की वैल्यू कुछ आएगी और y की वैल्यू कुछ आएगी, तो वही आपका x1, y1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आपका x2, y2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका x3, y3 आ जाएगा। अब आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको फॉर्मूला पता है, आप अप्लाई कर दो, आपको इसका एरिया निकल के आ जाएगा। आसान है कि नहीं? लेकिन जब भी आपको x एक्सिस या y एक्सिस, आपको एक लाइन x एक्सिस या y एक्सिस दी हो, तब आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? उसके लिए मुझे आपको कुछ ऑब्जर्व कराना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है। तो अगर आप इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला पॉइंट निकल के आएगा। ये पॉइंट क्या है आपका? -3, 0। ठीक है, 0 क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ये आपका y = 0 है, इसलिए ये आपका हमेशा 0 ही निकल के आएगा। और इसी 0 को ना, y = 0 आप इस वाली लाइन को इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन का मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे आपका y 0 है तो आप डायरेक्ट x निकाल सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे इसको और इसको तो आपका 4, 0 निकल के आएगा। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई इस पॉइंट में आपका y क्या है? 0 है। तो अगर आप इस वाली लाइन के इक्वेशन में आप y = 0 डाल दोगे तो आपका ये x वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा।
अब आप ध्यान से देख रहे होगे, ये 4 है, ये 3 है, -3 है, तो ये जो दूरी है ये आपकी कितनी है, ये आपकी 7 है, और यही आपका इस ट्रायंगल का बेस है। ठीक है, अगर आप इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला पॉइंट निकल के आएगा। ये पॉइंट कितना है, ये आपका पॉइंट 2,3 है। 2,3 का मतलब ये है कि 2 आपका ये है और 3 आपका ये है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो 3 है, मतलब जो वाई एक्सिस है, इसमें वाई वाला जो कोऑर्डिनेट्स है 3, ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ है। अगर मैं आपको हाईलाइटर से दिखाऊं तो ये आपका 3 है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो आपको बेस पता है, बेस आपका 7 है, हाफ इंटू 7 इंटू आपको हाइट पता है, हाइट कितना है आपका 3 है। तो आपका यहाँ से इजीली 10.5 इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ रहा है। मोटा मोटा क्या करना है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ दूसरे कलर से, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके लिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ग्रीन कलर से दिखाऊं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस वाली लाइन के इक्वेशन में y इक्वल टू 0 डालोगे तो आपका ये वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा x1। ठीक है, ऐसे आप इस वाली लाइन की इक्वेशन में y इक्वल टू 0 डालोगे तो आपका ये वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा बेस, ये आपका है बेस। ठीक है, फिर आप इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन के इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे x का कोई काम नहीं है। आप देखो इस 2 का आपको कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ y के लिए सॉल्व करना है। तो आपका ये वाला पॉइंट जो 3 निकल के आ रहा है ये आ जाएगा, और ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फिर आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे आप देखो, आपको पता है एक्स एक्सिस से मतलब y इक्वल टू 0, तो आपको इस वाली लाइन में y इक्वल टू 0 डालोगे तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगा 3। ऐसे यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू 0 डालूँ इस वाले में तो आपको x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, तो आपको दिख रहा हो 3 और -1 दूरी कितनी है, 4 की, तो ये आपका बेस हो गया, मतलब 4 आपका बेस आ चुका है। अगर मैं हाइट निकालूँ तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को अब y के लिए सॉल्व करना है, मतलब ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, तो आपको y के लिए सॉल्व करना है। तो आपको ये माइनस कर दो, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, 2y इक्वल टू 8 आ चुका है, तो y इक्वल टू आपका 4 आ चुका है, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हाफ इंटू बेस, बेस आपका 4, परपेंडिकुलर 4, आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा एरिया इस ट्रायंगल का। तो आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आ जाओ कुछ और देखते हैं। देखो यहाँ पे, तो ये आपका सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पे y इक्वल टू 0 डाला है, तो मैं इस वाली लाइन में y इक्वल टू 0 डालूंगा तो यहाँ पे आपका जो x की वैल्यू आ जाएगा वो -3 आ जाएगा। ठीक है, आप देखो ना, आपका ये -6 उधर चला जाएगा, यहाँ पे 0 बन चुका है, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ चुकी है, -3 आ चुकी है। ठीक है, यही मैं दूसरी वाली लाइन के इक्वेशन में डालूंगा इसमें, तो आपका यहाँ पे y इक्वल टू आप 0 डाल दो तो आपकी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप देखो इसकी दूरी कितनी है, 7, तो आपका ये 7 आ चुका है बेस। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों आपको इक्वेशन दिख रहा है, इसको आपको y के लिए सॉल्व करना है। तो y के लिए सिंपल अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे, चलो मैं लिख लेता हूँ, 2x माइनस वाई आपका है, देखो यहाँ पे 4x है, मुझे 4x काटना है, मैं इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आपका 4x माइनस 6y इक्वल्स टू -12 आ रहा है, यहाँ पे आपका 4x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 16 आ रहा है, मैं माइनस कर दूंगा तो आपका -7y इक्वल्स टू -28 आ रहा है, तो y इक्वल टू आपका 4 आ रहा है। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपका 14 आ जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि डिवाइड इतना बिटवीन ए एंड बी, मतलब ये रुपए हमें ए और बी में बांटना है इन सच अ वे दैट ए को जो अमाउंट 8 साल बाद मिल रहा है और बी को जो अमाउंट 10 साल बाद मिल रहा है वह इक्वल है। तो हमें यहाँ पे 10% दिया है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो हमें बताना है कि ए और बी में किस तरह से रुपए बांटा गया था। मतलब देखो तुम्हारे पास 66,300 रुपये है, तुमने ए को सपोज ए रुपये दे दिया, बी को सपोज तुमने बी रुपये दे दिया। अब ए का जो अमाउंट हो रहा है आपका 8 साल बाद, अच्छा एक बात बताओ, 10% रेट है तो 1 साल बाद इसका अमाउंट इतना हो जाएगा, 2 साल बाद इसका अमाउंट इतना हो जाएगा, और अगर मैं बात करूँ 8 साल बाद, तो 8 साल बाद इसका अमाउंट बेसिकली a इंटू 11/10 की पावर 8 हो जाएगा। b का 10 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, b इंटू 11/10 की पावर 10, और आपको दे रहा है ये अमाउंट इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है,
तो आप देखो यहाँ से ये आपका कट जाएगा, आपका 2 का पावर आ जाएगा और a बटे b जो आपका आ जाएगा वो सिंपली 121 बटे 100 आ जाएगा। मतलब a और b का जो रेशियो है 121 बटे 100 आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप a और b को जोड़ लो तो आपका 221 आ जा रहा है। इस 221 का दाम ही आपको 66,300 दिया है, क्योंकि भाई मैंने a को 121 दिया, b को 100 दिया, दोनों को मिलाओगे तभी तो आपका 66,300 बनेगा। तो ये आपका 66,300 है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक की वैल्यू आपकी 300 आ रही है। तो a को मैंने इतना दिया था और b को मैंने इतना दिया था। तो a को मैंने दिया था 36300, तो आपका एक ही ऑप्शन है, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट देखो। तो ये भी आपका सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। हमसे क्या कह रहा है, जोसेफ डिपॉजिटेड और टोटल ऑफ इतना रुपए वो बैंक में जमा कर रहा है अपनी 2 बेटियों के नाम। एक की 15 साल उम्र है, एक की 16 साल उम्र है, इन सच अ वे दैट कि जब वो 18 साल के होते हैं तो उनको बराबर पैसा मिलता है। तो आप देखो ये 15 साल की है, मतलब इसको 3 साल बाद पैसा मिल रहा है। यह 16 साल की है, इसको 2 साल बाद पैसा मिल रहा है, और जो पैसा मिल रहा है, जो अमाउंट मिल रहा है वह बराबर है। हमें रेट दिया है तो हमें बताना है कि छोटी वाली जो डॉटर है उसको कितना रुपए उसके अकाउंट में जमा किया गया। तो मैं मान लेता हूँ छोटी वाली के अकाउंट में ए रुपये जमा किया है, बड़ी वाली के अकाउंट में बी रुपये जमा किया गया है। तो इसको 3 साल बाद मिल रहा है, मतलब 11/10 की पावर 3। इसको 2 साल बाद मिल रहा है, मतलब 11/10 की पावर 2। और जिनको जो रुपये मिल रहा है वो इक्वल है, यहाँ पे लिखा है ना इक्वल अमाउंट मिल रहा है। तो आपका यहाँ से A/B का जो रेशियो आ रहा है आपका ये पूरा ये चला जाएगा, तो आपका 10/11 आ रहा है। तो मतलब ए के अकाउंट में 10 और बी के अकाउंट में 11 इस रेशियो में पैसा जमा किया गया था। मतलब टोटल आपका 21 रुपये है। 21 की वैल्यू आपको दिया है 52500, काट दो तो 2500 आ जाएगा। तो आपके ए के अकाउंट में इंटू 2500 कर दो तो आपका 25,000 रुपये ए के अकाउंट में जमा किया गया था। तो आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि अ बोट इज रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स इतना टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस वाइल इट टेक्स इतना टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। जब भी सेम डिस्टेंस होता है, आपको पता है स्पीड का जो रेशियो होता है वह टाइम के रेशियो के उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे अगर मुझे अप स्ट्रीम दिया है और यहाँ पे मुझे डाउन स्ट्रीम दिया है, यहाँ पे मुझे टाइम दिया है, टाइम कितना लग रहा है आप पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लो तो आपको यहाँ पे 345 मिनट आ जाएगा और यहाँ पे आपको 300 मिनट लग रहा है। तो जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, इसको अगर मैं काट लूँ डायरेक्ट, चलो बाद में काट लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका स्पीड का रेशियो, स्पीड का। तो इसको अगर मैं काट लूँ तो आपका 60 और आपका 69, फिर इसको काट लो तो आपका 20 और आपका 23 आ जाएगा। ये अप स्ट्रीम की स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये अप स्ट्रीम की स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, तो इसके बीच का जो गैप का आधा होता है या इसका मिड पॉइंट कह लो, ये आपकी बोट की स्पीड होती है जो आपकी 21.5 आ गई है, ये बोट की स्पीड है। और ये जो गैप होता है 1.5 या इसके गैप का आधा कह लो। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ इसका जो मिड पॉइंट होता है वह आपका बोट का स्पीड होता है, या इन दोनों का एवरेज ले लो वो भी आपका वही आएगा, मीन ही आएगा। तो ये आपका बोट का स्पीड है, इन दोनों का जो गैप है उसका आधा कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, रिवर का स्पीड। तो आपका 1.5 आ जाएगा रिवर का स्पीड। तो रिवर का स्पीड आपका 1.5 आ चुका है, बोट का स्पीड आपका 21.5 आ चुका है, इसका रेशियो ही बताना है आपको। तो आपका 43/3 आ जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाई बोट टू गो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 2/3। देखो ये डाउन स्ट्रीम है, ये आपका अप स्ट्रीम है, यहाँ पे आपको टाइम 2 लग रहा है, यहाँ पे आपको 3 लग रहा है टाइम। तो स्पीड का जो रेशियो होगा 3/2 हो जाएगा। अब आपको ये बात पता है कि जो हमारा मिड पॉइंट है 2.5, ये स्पीड ऑफ बोट है और इसका गैप का आधा मतलब 0.5 जो है वह आपका स्पीड ऑफ रिवर है। तो ये रिवर का स्पीड है, आप इसको x मान लो। अब हमसे क्या कह रहा है कि इफ 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ बोट मतलब 5x इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसका 7 टाइम मतलब 3.5x करोगे तो आपका ये 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। मतलब 1.5x की वैल्यू आपकी 10 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब आपको यहाँ पे 0.5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको इसको 3 से डिवाइड कर दो तो आपका यहाँ पे 0.5x की वैल्यू निकल के आ जाएगा 10/3, जो कि स्पीड ऑफ रिवर है या स्पीड ऑफ करंट है। तो आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18 और HCF मुझे दिया और LCM मुझे दिया है 3 और 54। तो आपको पता है अगर HCF 3 है तो दोनों जो नंबर्स हैं ये 3 के ही मल्टीपल होंगे। तो मैंने मान लिया दोनों नंबर्स जो यहाँ पे 3x है और 3y है।
और आपको इन दोनों नंबर का सम जो दिया है वह आपको 18 दिया है। यहाँ पे देखो ना, सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। और आपको एक बात पता है, पहले आप देख लो, यहाँ से आपका x प्लस वाई आपका 6 आ रहा है। आपको एक बात और पता है कि जो दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब 3x इंटू 3y जो होता है वह एलसीएम इंटू HCF होता है, मतलब 3 इंटू 54। 3 से 3 गया, यहाँ से 3 से आपका यहाँ पे 18 गया, तो आपकी एक्स वाई की वैल्यू 18 आ चुकी है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स। तो ये दो नंबर्स हैं, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, यही तो होगा। तो आप 1/3 कॉमन ले लो, तो आपको सिंपल x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इसकी वैल्यू बतानी है। आपको इसकी वैल्यू पता है कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू 6 दिया है, एक्स वाई की वैल्यू आपको 18 दिया है, तो आपका कितना आ गया 1/9 आ गया। तो आपका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि A कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज इन विच B एंड C टुगेदर कैन डू इट। मतलब A किसी काम को और B किसी काम को, अगर BC किसी काम को एक दिन में करते हैं तो ये आपका 1.5 दिन लेगा। आपको पता है कि यहाँ पे जो वर्क है वह कांस्टेंट है, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वह आपका इसका उल्टा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लो कि अगर मैं कोई काम तेज करता हूँ तो ऑब्वियस है मैं कम टाइम लूंगा, अगर मैं कोई काम धीरे करता हूँ तो मैं ज़्यादा समय लूंगा। मतलब जो आपका एफिशिएंसी का रेशियो है और जो आपका टाइम का रेशियो है वो आपका उल्टा रिवर्स हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर ए और बी टुगेदर काम करते हैं तो वह उस काम को 30 दिन लेते हैं और सी उसी काम को 120 दिन लेते हैं। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो मेरा 4:1 एफिशिएंसी आएगा। अच्छा, ए बी सी का तीनों का एफिशिएंसी मिला के 5 आ रहा है, यहाँ पे 2.5 आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि एफिशिएंसी तीनों का मिला के बराबर होगा। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका सिंपल यहाँ पे जो एफिशिएंसी आ रहा है वो 2:3 आ रहा है। तो आपको दिख रहा है ए का एफिशिएंसी 2 आ चुका है और यहाँ पे आपका ए का एफिशिएंसी 2 है, तो बी का एफिशिएंसी भी आपका 2 हो जाएगा और सी का एफिशिएंसी 1 है। अब आप कर लो, तो आप कोई भी कहीं पे भी वैल्यू डाल दो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सी किसी काम को 120 दिन में करता है, तो सी की एफिशिएंसी 1 है, 120 दिन ले रहा है, तो मतलब टोटल वर्क जो है वह आपका 120 है। हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू दिस पीस ऑफ वर्क अलोन। अगर बी उसी काम को अकेले करता है तो कितना समय लेगा, तो बी 2 है, 2 से डिवाइड कर दो तो 60 दिन लेगा आपका बी, और आपका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अमृता ट्रेवल्स फ्रॉम हर हाउस एट इतने स्पीड से जाती है तो वह 6 मिनट लेट पहुंचती है, और अगले दिन अगर वो इतनी स्पीड से जाती है तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो हमें बताना है डिस्टेंस। अच्छा देखो, यहाँ पे पहली बात तो डिस्टेंस तो सेम है ना भाई, दोनों जगह वह अगर घर से स्कूल जा रही है तो पहले दिन भी डिस्टेंस सेम है, दूसरे दिन भी डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो टाइम का रेशियो होता है और जो आपका स्पीड का रेशियो होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब रिवर्स में होता है। तो पहले दिन मानो ये आपका 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और दूसरे दिन आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो जो टाइम लगेगा वह टाइम आपका 9:7 में लगेगा। मैंने यहाँ पे रेशियो में लिख दिया, तो ये आपका टाइम का रेशियो है। और जो आपको गैप दिख रहा है, देखो 6 मिनट लेट पहुंच रही है और 10 मिनट जल्दी पहुंच रही है, जो गैप है वो 16 मिनट का है। तो ये जो गैप है, 2 की वैल्यू आपको यहाँ पे 16 मिनट दिया, तो 1 की जो वैल्यू आ गई है वह आपको 8 मिनट दिया है। तो इस 9 की वैल्यू कितनी आएगी, इस 9 की वैल्यू बेसिकली 9 × 8 मिनट आएगी। अगर मैं इसको आवर में चेंज करूँ तो इतना आ जाएगा आवर। तो मतलब अगर वो 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो उसको इतना समय लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड पता है, आपको यहाँ पे टाइम पता है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो 3.5, जिसको मैं 7/2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 7/2 × 9 × 8/60, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ये आप डिस्टेंस यहाँ से भी निकाल सकते हो, 4.5 × 7 × आपकी कितनी वैल्यू थी, आपकी एक की वैल्यू 8 है, × 8/60 करके आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम वैल्यू आएगा, कहीं से भी निकाल सकते हो। हाँ, तो इसको अगर मैं 60 को क्या लिख दूँ, मैं 60 को लिख देता हूँ 2 × 30 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका 2 चला गया है। और 3 से ये आपका जा चुका है 3 बार। ठीक है, 3 से तो 7 × 21, 21 दूना 42, तो आपका यहाँ पे 4.2 आपका आ जाएगा डिस्टेंस। आपका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 20% पर एनम इज इतना इफ कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली। तो देखो यहाँ पे 20% पर एनम है, अगर हाफ ईयरली करेंगे तो ये 10% हो जाएगा। तो आपका जो पैसा है 10,000 से इतना आपको क्या मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट में आपका 14641 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये आपका 10 की पावर 4 है, ये 11 की पावर 4 है। तो आपसे पूछा है कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो आपको वैसे दिख रहा है, देखो
आपका ये हाफ ईयरली 10% है, तो आपका 6 महीने में आपका पैसा इतना हो जाएगा, 1 साल में आपका पैसा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और 2 साल में आपका पैसा बेसिकली इतना हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे डिनोट किया। तो ये जो 4 है ना, इसका मतलब 4 ईयर नहीं है, क्योंकि ये हाफ ईयरली है, तो इस 4 का मतलब 2 ईयर है। तो आपका यहाँ पे 2 ईयर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो देखो अब जो क्वेश्चंस हैं, मैं बेसिकली कल ऑलीबोर्ड का मॉक दे रहा था, तो मैंने 21वें नंबर का मॉक और 22वें नंबर का मॉक दिया। तो 21वें वाले मेरे 160 to 165 के आसपास हैं, मुझे याद नहीं है, और 22nd में मेरे 179 मार्क्स थे। ये वाला इजी था, इसको मैंने 52 मिनट्स में ही कर लिया था। तो देखो यहाँ पे कंपाउंड रेशियो पूछा है ना, तो मुझे कंपाउंड रेशियो का मतलब नहीं पता था, लेकिन मैंने फिर भी इसको सही किया। कैसे किया वही बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं पहली बार में छोड़ना होता है, दोबारा आके करोगे तो आपका बहुत ही ईजिली हो जाएगा, लेकिन शुरू में आपको पहली बार में छोड़ना है। क्यों छोड़ना है मैं तो आपको बताऊंगा। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सिंप्लीफिकेशन करा दो, और इसके लिए टीचर अलग अलग मेथड बताएंगे, ये तरीका कर लो। बहुत ही फर्जी तरीका, आपको बेसिक से करना है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये भी आसानी से मैंने रख लिया ऐसे ही। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं हो रहा था, या आप कह लो लैंग्वेज में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि इफ़ 32% ऑफ द फ्रैक्शन इज टेकन आउट, मतलब माइनस कर रहे हैं या 32% ले रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, कैलकुलेशन मिस्टेक भी शायद हो रही थी। तो मैंने इसको आखिरी में आंसर से किया, मतलब सिर्फ ऑप्शन से किया। कैसे किया वो आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी इसको आज एक बच्चे ने डाउट पूछा था, तो उसको मैंने इंक्लूड कर लिया। आ जाओ नेक्स्ट। तो यहाँ पे मुझे कंपाउंड रेशियो का मतलब मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था, हो सकता है भाई कि ये 6/13 और इसका भी रेशियो 10/14, इसकी वैल्यू हो सकता है ये कह रहे हो। मुझे ऐसे लगा तो मैंने सॉल्व किया। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका 10 और ये आपका आ गया 14। तो ये आपका 2 बार गया, ये आपका 5 बार गया, ये आपका 84/5 आ गया एक्स की वैल्यू, जो कि आपको कहीं पे भी नहीं दिख रही। मतलब मैंने ये गलत सोचा था। फिर मेरे पास एक तरीका और बचा कि हो सकता है कि इसकी बात कर रहा हो, इसकी बात कर रहा हो। तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया, आपका 60/7 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गया ना। यहाँ पे एक आंसर भी है। तो मुझे नहीं पता था शुरू में कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है, लेकिन मैंने थोड़ा इन नंबर्स के साथ खेला तो मेरा आंसर आ गया, और ये आंसर मेरा सही हो गया। इस तरीके से जब कोई छोटी मोटी वैल्यू दी रहती है ना, उसके साथ आप खेलने की कोशिश करो, हो सकता है आपका आंसर आ जाए। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो देखो इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि जैसे मैं ना, कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको पहली बार में भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो क्वेश्चन मुझे पढ़ने में थोड़ा सा भी अजीब लग रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस देना पड़ रहा है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। जैसे अगर मैंने इसको पढ़ा पहले कि चलो ठीक है 2002 और परसेंटेज इंक्रीज दिखा रहा है 2002 से 2003 तक, ठीक है। फिर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए एंड सी इन 2000 वर इतना रेशियो में है, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट सी इतना, और 135 मोर देन डिपार्टमेंट ए इन 2003। तो मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा अजीब लैंग्वेज दिया है, मतलब आसान लैंग्वेज है, लेकिन जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे ऐसे दिमाग पे स्ट्रेस देना पड़ रहा था कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना पड़ रहा था। मैंने तुरंत छोड़ा, और ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा छोड़ देता हूँ जो मुझे पढ़ने में थोड़े से अजीब लगे। फिर मैं दोबारा आके किया, तुरंत हो गया। तो देखो हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए एंड सी इन 2000 वर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो मैंने मान लिया 200 और 300 हैं, ठीक है। 200-300 में इसलिए मानता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने 2 और 300 मान लिया। अब आपको कह रहा है कि ये जो आपको ग्राफ दिया है ना, ये आपको 2002 से 2003 में कितना इंक्रीज हुआ है वह दिया, मतलब आपका 2003 में 20% का इंक्रीज हुआ है। 2000 में जो भी वैल्यू आएगी उसका 20% इंक्रीज कर दो, तो आपका 2003 में है। अब आपसे कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट सी में एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट सी इन 2003 वर 135 मोर देन द डिपार्टमेंट ए, ठीक, मतलब 2003 में जो डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट ए में कितने लोग होंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो ए में 20% का इंक्रीज हुआ है, तो मतलब ये आपका 2002 की बात हो रही है, ये आपका ए है, ये आपका सी है। ये आपका 2003 की बात हो रही है, ए डिपार्टमेंट में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब यहाँ पे 240 लोग हो गए हैं। और डिपार्टमेंट सी में 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब ये आपका 375 लोग हो गए हैं। आप देखो इनके बीच का जो गैप है वो आपको 135 दिया, और आपका 135 आ रहा है, मतलब 135 की वैल्यू 135 है, मतलब 1 की वैल्यू 1 है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए एंड सी इन 2002। तो 2002 में कितने लोग हैं, आपके 500 लोग हैं, तो आपका ये 500 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर सही है। कितना आसान है, लेकिन जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आपका दिमाग थोड़ा सा स्ट्रेस लेता है, उस केस में आपको छोड़ देना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मैं पहली बार में कर सकता हूँ, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि पहली बार में मुझे ना अपने दिमाग पे स्ट्रेस नहीं देना है, आराम से करता हूँ, आराम से होता है, और समय काफ़ी बच भी जाता है। अब यहाँ पे देखो, इसके लिए टीचर आपको हो सकता है बहुत फर्जी तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं, बेसिक से करना है जैसे। और मैं इस आईपैड का यूज़ नहीं करूँगा, मतलब साइड में लिखूंगा, जैसे ये पेज है मेरे पास, ठीक है, उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ।
कैसे करना है, देखो 3 दूनी 6, 1 7, 7/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ऐसे मैं लिखूंगा, ये आपका आ चुका है, यहाँ पे आपका 2 भी दिख रहा है और यहाँ पे आपका 12 दिख रहा है, उसको मैं अभी नहीं लिखूंगा। 7 3 10, तो 10/7 ऊपर गया, 14 आ गया, यहाँ पे आपका 12, इस तरह मैं कॉपी पे लिखूंगा, ऐसे कॉपी पे लिखता हूँ मैं। तो ये आपका 120 134 सॉरी 120 14 134/10 मतलब 13.4 आपका करेक्ट आंसर आ गया है। इस तरह से आपको करना है। आ जाओ नेक्स्ट पे। निखिल सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ इतना, और हमें एमपी और एसपी का रेशियो दिया है, ये आपका 7:3 दिया है, और आपको एमपी और सीपी का रेशियो बताना है। तो देखो आपको दिख रहा है 30% का लॉस हुआ है, तो इसने 3 में बेचा है, ये आपका बेसिकली 70% की वैल्यू है, ये आप कह सकते हो 7 की वैल्यू है, और ये 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीपी। तो ये आपका अब सीपी आ चुका है, और आपको इसी का रेशियो बताना है एमपी सीपी का, तो आपका इसको इधर भेज दो ताकि 49:30 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऐसा है ना कि नेक्स्ट जो है आपसे कह रहा है जो न्यूमरेटर है वह आपके 1 मोर देन द 6 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब आपका ये x है तो आपका ये 6x + 1 है बेसिकली। अब आपसे 32% फ्रैक्शन इज टेकन, मतलब इसको निकाल रहे हैं या 32% पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है मैं इसको कर रहा था, तो मतलब या तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, नहीं आ रहा, तो फिर मैंने सीधे आंसर से गया। आंसर से कैसे जाना है, तो उसके लिए भी आपको ऐसा नहीं डायरेक्ट आंसर से निकाल दोगे। आपको कह रहा है कि 2/11 पार्ट ऑफ गिवन फ्रैक्शन इज, क्या होगा, मतलब जो भी फ्रैक्शन आप कर रहा है उसका 2/11 हिस्सा क्या होगा, तो 2/11 हिस्सा फ्रैक्शन का क्या आएगा, वही मेरा आंसर दिया है। तो मान लो अगर आंसर 5.5 है तो इसको मैंने 55/10 लिख दिया, ठीक है। तो फ्रैक्शन आपका कितना आ जा रहा है, आपको जो फ्रैक्शन आ रहा है पहली बात तो अजीब सा आ रहा है आपका 605/20 आ रहा है। अब ये आपका फ्रैक्शन है, तो आप यहाँ पे ये वाला कंडीशन डालो कि 1 मोर देन 6 टाइम, तो इसका 6 टाइम आपका कितना हो जाएगा, 120 + 1 121 तो है नहीं, तो ये आपका गलत हो चुका है, ठीक है। मतलब ये वाला आपका गलत हो चुका है। दूसरा मैंने क्या माना, 2/11 इंटू फ्रैक्शन इक्वल्स टू, मान लिया मैंने 1.1 मतलब 11/10 आ चुका है, तो ये आप देखो 121/20 आ चुका है। अब मैंने इस कंडीशन को क्या किया, वेरीफाई किया, तो द न्यूमरेटर इज 6 टाइम्स 1 मोर देन 6 टाइम, मतलब इसका 120 + 1 121, मतलब बिल्कुल सही बैठ रहा है। आप इसका देखो, इसका 6 टाइम्स करो और +1 करो, ये आपका न्यूमरेटर है, तो आपका ये तो बन रहा है, मतलब बिल्कुल सही बात का है। तो मेरा ये वाला आंसर आ गया, मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे किया, नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। अब ये देखो आपको यहाँ पे 7 cos² x दिख रहा है, यहाँ पे 12 sin 2x दिख रहा है, यहाँ पे 16 दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली 2 sin x cos x है। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको cos² दिख रहा है, यहाँ पे cos a sin a, मतलब यहाँ पे आप देखो ना a² दिख रहा है और यहाँ पे आपको a और b दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन बन तो रहा नहीं है। तो आप कैसे बनाओगे, आप सिंपल ये 7c² है, इसको आप क्या लिखो 24, आपका 24 बन रहा था ना, 24sc बन रहा था, और इसमें आप क्या कर दो, इसके s² + c² आप लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका 1 होता है। अब इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ना, इतना मैं वो नहीं करने वाला। तो ये आपका 16s² बन रहा है, 16c² - 7 आपका कितना हो जाएगा, 9c² + 9c² बन रहा है, और आप इसको उधर भेज दो तो आपका -24sc बन रहा है। तो 24sc है, ये आपका 16 9 144 होता है, ये आपका 12 बढ़िया आपका क्या होता है 144, और 12 12 आपका 24 भी होता है। मतलब यहाँ पे आप क्या लिख दो, 6s² -12sc -12sc और +9c²। तो यहाँ से आपका, अगर आप यहाँ से क्या कॉमन ले लो, आप 4s कॉमन ले लो, तो आपका क्या आ जाएगा 4s - 3c, माइनस क्या कॉमन ले लो आप 4c कॉमन ले लो, तो आपका क्या आ जाएगा 3c। कुछ गलत किया क्या मैंने, यहाँ पे 3 कॉमन लेना पड़ेगा आपको, 3c करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 4s और -3c आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 4s - 3c का होल स्क्वायर बन रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका 4s = 3c, ये आपका 0 है ना हर जगह। तो यहाँ से आपका जो 10 बन रहा है वह आपका 3/4 बन रहा है। तो आपको 10² x मतलब 9/16, और ये 1/10² x है, मतलब 16/9 की वैल्यू बतानी है। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 144 और 81 256 7 3 3 7 आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है ना बात? तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप बता देना आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है? और आने वाले समय में मैं आपको इलेक्शन कराऊंगा, रेस कराऊंगा, बहुत ही जल्दी इसकी क्लास आ जाएगी और कोऑर्डिनेट की भी क्लास आ जाएगी। वैसे कोऑर्डिनेट ना मैंने आपको काम भर का ना करा दिया है, जितना IMR में मैंने कराया है इंटेंस मैथ रिवीजन में। मैंने आपको क्या कराया है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन लाइन, पैरेलल लाइन और जो कोइंसिडेंट लाइन होती है, मैंने आपको तीनों की आपको बता दिया कि जो कंडीशन होती है। मैंने आपको इंटरसेक्ट करिए तो इसका पॉइंट बता दिया, मैंने आपको एरिया निकालना बता दिया, आपको मैंने सेंट्रॉइड बता दिया आज। तो लगभग जो काम की चीज़ें मैंने सबको बता चुका इसी में, लेकिन मैं अलग से कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी एक क्लास आ जाए। थैंक यू सो मच।